नमस्कार। सनेरी क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे ग्रंथियाँ। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था रक्त परिसंचरण तंत्र, और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में की थी। अपन ने पूरा हार्ट देखा था, वो कैसे कार्य करता है, उसमें शिराएं धमनियाँ कैसे कार्य करती है और किस शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, और कौन सा भाग कहाँ है, कौन सा क्या कार्य है, हार्ट का क्या कार्य है, ये सब अपन ने पिछले वीडियो के अंदर देखा था। तो आज अपन पढ़ेंगे ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं। ग्रंथियाँ वो दो प्रकार की होती हैं। पहले देखते हैं ग्रंथियाँ कहते किसे। तो कोशिकाओं का समूह होता है, उसे जो तरल पदार्थ को बनाता है उसे ग्रंथि कहते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, वो कोशिकाओं का समूह होता है एक, और वो समूह कोई भी तरल अगर पदार्थ बनाता है तो वो ग्रंथि कहलाता है। ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। ग्रंथियाँ वो दो प्रकार की होती हैं, बहिस्रावी पहली और दूसरी होती है अंतःस्रावी। इन दोनों को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहले देखते हैं बहिस्रावी ग्रंथियाँ। बहिस्रावी ग्रंथियाँ बहिस्रावी ग्रंथियाँ वो नलिका युक्त होती है और एंजाइम स्त्रावित करती हैं। बहिस्रावी ग्रंथियाँ नलिका युक्त होती है, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियों के अंदर नलिकाएं होती है और वो एंजाइम बनाती हैं। क्या बनाती है? एंजाइम, और इसमें नलिका उपस्थित होती है। अगर इनके उदाहरण देखे जाए तो वह है बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण है वो, एक तो आंसू ग्रंथि होती है, यानी कि हमारे आँखों के अंदर से जो आंसू निकलते हैं वो बहिस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से निकलते हैं। आंसू जिस ग्रंथियों से निकलते हैं वो बहिस्रावी ग्रंथि होती हैं। बहिस्रावी का मतलब होता है शरीर से बाहर निकलना, शरीर से किसी भी तरल का बाहर निकलना क्या कहलाता है? बहिस्रावी ग्रंथि। तो आंसू आँख से बाहर निकलते हैं तो ये बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण हुआ। फिर आती दुग्ध, यानी कि दूध ग्रंथि, ये भी शरीर से दूध को बाहर निकालती है तो ये भी बहिस्रावी ग्रंथि है। फिर आता है पसीना ग्रंथि, यानी कि हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है वो बाहर ही तो निकलता है, इसी कारण इसी को भी बहिस्रावी ग्रंथियों के अंदर रखा जाता है। एक होती है लार ग्रंथि, जो हमारी जीवा से जो लार निकलती है वो एक ग्रंथि के माध्यम से निकलती है और उस ग्रंथि को नाम दिया गया है लार ग्रंथि, और ये भी बहिस्रावी ग्रंथि का ही उदाहरण होता है। तो बहिस्रावी ग्रंथि ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, इसलिए इसको इतना ही पढ़ेंगे। विस्तार से अपन पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब आता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। पहले अपन ने देख ही लिए बहिस्रावी, और दूसरी होती है अंतःस्रावी। अंतःस्रावी मतलब ये नलिका वीन होती है और हार्मोन बनाती है, ये हमारे शरीर से कहीं बाहर नहीं निकालती किसी भी चीज़ को, इसलिए ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं और इसके अंदर नलिका नहीं पाई जाती है। यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियों के अंदर तो नलिका उपस्थित थी, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर नलिका नहीं पाई जाती है। और बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो एंजाइम बनाती थी, एंजाइम का स्त्रावण करती थी, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो हार्मोन का स्त्रावण करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। एक नोट लगा के लिखिए, थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी ग्रंथियों का जनक कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का जनक किसे कहा गया है? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन नामक का एक वैज्ञानिक है, उसको अंतःस्रावी ग्रंथियों का जनक कहा जाता है। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी ग्रंथियों का जनक कहा जाता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन बनाती है। तो हार्मोन किस किस के बने होते हैं ये देखते हैं अपन। हार्मोन है वो प्रोटीन के हो सकते हैं, वसा के और कार्बोहाइड्रेट से भी बने होते हैं।
हार्मोन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आदि से बने होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के कुछ उदाहरण भी है हमारे पास, तो देखते हैं। थाइमस ग्रंथि, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। फिर आती है थायराइड ग्रंथि, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि का ही उदाहरण है। फिर आती है पीनियल काय, और फिर आती है एड्रिनल ग्रंथि। पीनियल काय या पीनियल ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि, ये सभी है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। फिर अपन देखते हैं शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, जिनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहली अंतःस्रावी ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये मस्तिष्क का एक भाग होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो एक तरल पदार्थ मुक्त करती है, यानी कि तरल पदार्थ का स्त्रावण करती है, और उस तरल पदार्थ को कहते हैं मुक्त कारक। हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित किया गया पदार्थ मुक्त कारक कहलाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि पर पीयूष ग्रंथि का कोई भी नियंत्रण अथवा निर्धारण नहीं होता है, इसी कारण इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसके ऊपर नियंत्रण रहता है पीयूष ग्रंथि का, जबकि हाइपोथैलेमस ग्रंथि पर इसका कोई नियंत्रण एवं निर्धारण नहीं होता है। इस कारण इसको मास्टर कहा जाता है, क्योंकि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि के जो अपन आगे देखेंगे। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो शरीर के ताप को नियंत्रण करती है, यानी कि हमारे शरीर में अगर हमें बुखार आ जाता है और हमारे शरीर का तापमान है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको नियंत्रण करने में सहायक होती है ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण किया जाता है। तो ये हुई हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। फिर अपन देखते हैं दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल काय। पीनियल काय या पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि भी हमारे मस्तिष्क का ही एक भाग है, मस्तिष्क के अंदर ही ये पाई जाती हैं, और ये पीनियल ग्रंथि है वो मनुष्य के अंदर 7 से 8 वर्ष की उम्र में नष्ट होना प्रारंभ हो जाती हैं। यानी कि जब मनुष्य 7 से 8 साल का होता है तो उस टाइम ये पीनियल ग्रंथि है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर 13 से 14 साल की उम्र तक वो नष्ट हो जाती है, यानी कि ख़त्म होकर कणों के रूप में बचती है। पूर्णतया ख़त्म नहीं होती हैं, बल्कि ये छोटे छोटे कणों के रूप में हमारे शरीर के अंदर उपस्थित रहती है। यानी कि रेत के कण होते इतनी छोटी छोटे हमारे मस्तिष्क के अंदर रहती है। इसी कारण ये रेत के आकार की होती है, और इसी कारण इसको मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। किसे? पीनियल ग्रंथि को, जो रेत के कणों के समान हमारी मस्तिष्क के अंदर उपस्थित रहती है। रेत के आकार के होने, कणों के आकार के होने के कारण ही इसको मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। पीनियल ग्रंथि है वो मनुष्य के बजाय पशु पक्षियों में अधिक विकसित या अधिक सक्रिय होती है, यानी कि ये मनुष्य के बजाय पशु और पक्षियों के अंदर अधिक सक्रिय होती है। इसी कारण अब मनुष्य तो क्या है कि घड़ी में अपन टाइम देखते हैं, कोई भी समय देखते हैं, 9 बजे हो, 10 बजे हो, 11 बजे हो, तो अपन घड़ी देखते हैं, लेकिन पशु पक्षी किसी घड़ी को नहीं देखते हैं। इसी कारण इसके पशु पक्षियों में ये सक्रिय होती है, और वो सक्रिय होने के कारण ही उनको टाइम का पता सबसे चल जाता है। जैसे सुबह की 4 बजते ही तो पशु और पक्षी यानी कि पशु अपने आप में सक्रिय हो जाते हैं, और पक्षी भी चहचहाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम का पता चल जाता है, और वो टाइम का पता इसी पीनियल ग्रंथि की वजह से ही चलता है। इसी कारण
इस पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? जैविक घड़ी या तीसरी आंख भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये पक्षियों के लिए घड़ी का कार्य पीनियल ग्रंथि ही करती है, पशु और पक्षियों के लिए। जबकि मनुष्य में ये सक्रिय नहीं होती है, क्योंकि ये मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर तो केवल रेत के कणों में ही उपस्थित रहती है। पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहा जाता है, जैविक घड़ी या तीसरी आंख। और पीनियल ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जो मेलेटोनिक हार्मोन कहलाता है, और ये त्वचा पर एक मेलेनिन वर्णक को एकत्रित करता है। मेलेटोनिन हार्मोन जो मेलेनिन वर्णक को एकत्रित करता है हमारी त्वचा के ऊपर। इसी कारण त्वचा का कलर है वो साफ होता है। और जिस इंसान के अंदर या जिसमें मेलेनिन वर्णक की कमी होती है उसके अंदर उसकी त्वचा का कलर है वो थोड़ा गहरा होता है। त्वचा का साफ होना या गहरा होना ये मेलेनिन वर्णक के ऊपर ही निर्भर करता है। तो नोट लगा के एक पॉइंट लिखिए। त्वचा व बालों के रंग का निर्धारण मेलेनिन मेलेनिन वर्णक द्वारा होता है। त्वचा व बालों के रंग का निर्धारण यानी कि बालों का सफ़ेद होना या बालों का कालापन रहना या त्वचा का गहरा होना या साफ कलर होना, ये मेलेनिन वर्णक के ऊपर निर्भर करता है। मेलेनिन वर्णक के ऊपर ही निर्भर करता है। मेलेनिन वर्णक के ऊपर निर्भर करता है बालों का कलर या त्वचा का कलर। तो आज अपन ने देखी थी अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। तो बहिःस्रावी ग्रंथियों को अपन ने शॉर्ट में देखा था और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अपन विस्तार में देख रहे हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का अगला भाग हमारा रहेगा पीयूष ग्रंथि, जो बहुत बड़ी ग्रंथि है। तो इसको अगली क्लास के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।